नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों ये सुर्खियां चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों की जिन आयामों पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला तथ्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। इसमें इसरो ने अभी हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। किस रॉकेट के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया और कौन सी जगह पे किया, कौन सी कक्षा में छोड़ा। सबसे मुख्य बात यह है कि कोई दूसरा देश कोई दूसरे देश के माध्यम से क्यों अपना उपग्रह को प्रक्षेपण कराता है, और इसके साथ ही हम समझेंगे इसरो की स्थापना, इसरो का मुख्यालय और वर्तमान अध्यक्ष। इसरो ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसकी रॉकेट की सहायता से किया, तो PSLV C56 की सहायता से। कहाँ पे किया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कौन सी कक्षा में भेजा? तो 534 किलोमीटर दूर भेजा। तो कोई देश किसी दूसरे देश की हेल्प से क्यों अपना उपग्रह को प्रक्षेपण कराता है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता है। इसके साथ ही विश्वसनीय और किफायती प्रक्षेपण सेवा देता है। इसलिए इसरो के प्रक्षेपण से सिंगापुर के अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ाने में मदद मिलेगी और अंतरिक्ष कार्यक्रम उसका बढ़ेगा। अब हम समझते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुआ। तो सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। इसका शुरुआत डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने किया, जो कि बाद में सन 1969 में इसी को उस इसरो के रूप में धारण कर लिया गया। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान अध्यक्ष श्री S सोमनाथन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिवस पे है। किस पे है? दिवस पे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 कब मनाया गया? इसकी शुरुआत कब से हुई? इसे क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के उद्देश्य क्या है? भारत में बाघों की स्थिति क्या है? कौन सी राज्य में कितने बाघ पाए जाते हैं? इसको हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 2010 में। यह क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बाघों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें बाघों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करना। भारत की स्थिति क्या है? तो पिछले साल की तुलना में 6% वृद्धि दर्ज की गई, जो 3925 रहने का अनुमान किया गया। भारत में राज्यों के बारे अगर देखा जाए तो प्रथम में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है 785, द्वितीय कर्नाटक में 563, तृतीय उत्तराखंड 560। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से। किससे? अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से WHO द्वारा किन देशों को रूबेला मुक्त घोषित किया गया? हम समझेंगे कि रूबेला मुक्त घोषित किया गया देश कौन सा है, रूबेला मुक्त क्या है, रूबेला क्या है, और कोई देश अपने देश में किसी बीमारी से मुक्त कैसे होता है, उसको क्या प्रोसीजर होते हैं। उसके साथ ही WHO के मुख्यालय, स्थापना और रूबेला मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो WHO द्वारा किन देशों को रूबेला मुक्त घोषित किया गया? वो देश है तिमोर लेस्टे और भूटान। भूटान तो अपने भारत के जस्ट बगल में पूर्वी क्षेत्र में है। तिमोर लेस्टे भी पूर्वी है, एशिया पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट ऊपर इंडोनेशिया के बगल में स्थित है। रूबेला क्या है? रूबेला एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, गले में खराश और लाल चकत्ते इसके लक्षण हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसके रूबेला मुक्त के बचाव के लिए टीकाकरण करना पड़ता है। अब कोई देश अपने देश से किसी रोग को मुक्त कराने के लिए किस प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है? अगर कोई देश 5 चरण को पूरा करता है तो WHO द्वारा उसे रोग मुक्त कर दिया जाता है। अब वो 5 चरण क्या है? तो सबसे पहले रोग को पहचानना। रोग को पहचानिए आप, कौन सा रोग है, उसके प्रसार को रोकिए, कैसे वो फैल रहा है, और उसके बाद उसका इलाज करिए। उसके साथ जागरूकता फैलाइए कि प्रसार ना रुके। उसके बाद उनको नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन कीजिए। अगर आप इस 5 चरणों को पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं तो WHO अपने तरीके से एनालिसिस करेगा और फिर आपको रोग मुक्त घोषित कर देगा।
WHO की स्थापना 1948 में, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का जो 2023 में बैठक हुआ वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका थीम क्या था? WHO at 75 सेविंग्स लाइफ हेल्थ यू ऑल। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नियुक्ति का है। किसका है? नियुक्ति का। टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे समझेंगे कि टाटा स्टील के CEO किसको नियुक्त किया गया, टाटा स्टील क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन जी पहले क्या थे? तो पूर्व पे ये वैश्विक स्तर के मुख्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। टाटा स्टील क्या है? तो टाटा स्टील लिमिटेड मतलब गवर्नमेंट का भी उसमें अधिकार है। टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है। इस्पात मतलब स्टील बनाने वाली। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह जमशेदपुर झारखंड से संचालित होती है। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नियुक्ति का। ये भी नियुक्ति का ही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल क्या है, इसका गठन और इसका मुख्यालय और इसमें कितने देश सदस्य हैं, ये सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC क्या है? तो यह एक ऐसा सरकारी निकाय है जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर जानकारी और मूल्यांकन प्रदान करता है। समझ गए क्या है? इसके वर्तमान अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? जेम्स स्किया को, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड कहाँ पे है? जो यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इसका गठन किसके द्वारा हुआ? तो IPCC का गठन UNEP के द्वारा किया गया। IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के सहायता से IPCC का गठन हुआ। इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 195 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष से लिया गया है। उत्तर प्रदेश विशेष क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन कौन किया? इसके तहत क्या क्या कार्य किया गया? इस स्मारक और संग्रहालय के उद्देश्य क्या है? इस सभी प्रमुख आयामों पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय कौन से जिले में बनाया गया? लखनऊ में। तो राष्ट्रीय राजधानी है तो मुख्यतः जो राष्ट्रीय काम होता है तो वहीं होता है। कौन इसका उद्घाटन किया? संजय चंद्र द्वारा। संजय चंद्र कौन है भाई? रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक, RPF के महानिदेशक। इसके साथ क्या कार्य किया गया? तो जो स्मारक बनाया गया वो 4800 वर्ग मीटर में फैला है और मुख्यतः संग्रहालय में 1014 RPF जवानों का नाम अंकित करके उन्हें RPF की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? ज्ञानवर्धनम संरक्षण है। इसका उद्देश्य क्या है? स्मारक और सुरक्षा संग्रहालय बनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह संग्रहालय अतिथि को, जो वहाँ देखने जाएगा, यह संग्रहालय अतिथि को RPF के इतिहास, उत्पत्ति, उपलब्धि, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की एक व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। समझ गए? चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित। किससे संबंधित? राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसके मेजबानी कौन करेगा? इसके तहत किन किन श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है और इस फिल्म फेयर अवार्ड देने का उद्देश्य क्या होता है, इस सभी हम आयामों पर चर्चा करेंगे। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? गुजरात में। मेजबानी कौन कर रहा है? तो राज्य सरकार ने फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी के लिए वर्ल्ड वाइड मीडिया WWM के साथ एक समझौता ज्ञापन करके दोनों के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। यह आयोजन गुजरात में पहली बार किया जाएगा। गुजरात में पहली बार किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के अलावा, गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के अलावा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए। किसके रूप में? फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए। इसमें मुख्य श्रेणियाँ क्या कहते हैं? किस किन श्रेणियों पर पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ कला,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और इत्यादि और भी बहुत है, सर्वश्रेष्ठ पाठ, सर्वश्रेष्ठ बहुत सारे कुछ होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी आयामों पर चर्चा किया गया है, तो हम शुरुआत से देखते हैं। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी। क्या? मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी हुआ। कौन जारी किया, कब जारी हुआ, इनके अनुसार क्या क्या है? कब जारी हुआ? तो मार्च 2023 को मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय का वार्षिक संकलन, ये जो मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय है, इनका वार्षिक संकलन में किताब आता है। उस किताब के तहत ये मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी जारी किया गया। ठीक है। इसके अनुसार 4 प्रमुख पशुधन उत्पाद जैसे दुग्ध, अंडा, मांस और ऊन का ब्यूरो निम्नवत है। इनमें ब्यूरो निम्नवत है, उस पर ध्यान से हम समझेंगे। समझिए, दूध, अंडा, मांस और ऊन। दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, इन सभी चारों आयामों पर विस्तार समझेंगे कि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे एग्जाम में आते हैं। दूध उत्पादन इस बार कितना रहा? तो 221 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। और पूरे विश्व में अगर स्थान पूछा जाए तो फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में हमारा प्रथम स्थान है। पिछले साल की तुलना में इस बार वृद्धि हुई कि कमी? तो इस बार वृद्धि हुई कितना परसेंट की? 5.29% की वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। अगर राज्यवार देखा जाए तो राजस्थान सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है 15.05%, उसके बाद यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश। अब अंडा उत्पादन की बात करते हैं तो 129 बिलियन अंडा का उत्पादन किया गया। अब पूरे विश्व में स्थान पूछेंगे तो तीसरा स्थान है हमारे पूरे विश्व में। और पिछले साल की तुलना में अंडा में भी वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुआ है? तो 6.19% का वृद्धि हुआ है। और राज्यवार देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अंडा उत्पादन करता है। कितना परसेंट? 20% लगभग। उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। अब बात करते हैं मांस उत्पादन की। तो मांस उत्पादन में इस बार जो हमारा मांस उत्पादन रहा 9.29 मिलियन टन। और पूरे विश्व में अगर स्थान पूछा जाए तो 8वां स्थान है हमारे विश्व में। अब इसमें बात करें कि वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो पिछले साल की तुलना में इसमें भी वृद्धि हुई, 5.62% की वृद्धि हुई। अब बात करते हैं ऊन उत्पादन की। ऊन उत्पादन में 33 मिलियन किलोग्राम ऊन उत्पादन किया गया। ऊन उत्पादन में वृद्धि हुई या कमी हुई? तो ऊन उत्पादन में कमी हुई। कितना कमी हुई? 10.30% की कमी हुई। राज्यवार देखेंगे तो राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है 45%, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद गुजरात। ठीक है, धन्यवाद। आज का यही भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।